अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नादिया नूर और आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ लेके कंप्यूटर साइंस की 9th की पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर के सिलेबस को। हम इस बुक को बड़े ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, इसके हर टॉपिक को समझेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आ सके। तो बिना देर किए चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के मुतल्लिक होगा। अब ये क्या है, कैसे है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो चीज़ है, मतलब जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे आज, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। तो आज हमारा सारा फोकस इन दो जो है टॉपिक को कवर करने में गुजरेगा। इंशाल्लाह ये कवर हो जाएंगे और अगर टाइम मिला तो हम उसके साथ अगले मज़ीद टॉपिक भी कवर करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। सबसे पहले इसमें डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम ये टॉपिक है हमारा कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि प्रॉब्लम क्या होती है और मसला क्या होता है, ठीक है। मसला देखिए, दुनिया में ज़िंदगी में हम आए हैं तो बहुत सारे हमें मसलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मसले सिर्फ़ किताबों में या जो है साइंस की किताबों में या मैथ की किताबों में ही मौजूद नहीं होते। ज़िंदगी के भी बहुत से मसाइल होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल दूंगी आपको, खाना बनाना। अगर आपको भूख लग रही है और आपने खाना पकाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, आपको रेसिपी ढूंढनी पड़ेगी, उसके आपको तरकीब देखनी पड़ेगी, उस तरकीब को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी सी मिसाल आपको दूँ, अगर मैं कहूँ कि चावल उबालने हैं तो आप चावल उबालने के लिए एक कोई तरीका इस्तेमाल करेंगे। पहले देगची में पानी डालेंगे, वो पानी बॉयल होगा, फिर उसमें चावल डालेंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करेंगे, ठीक है। तो जो है अगर इसी काम को आप उल्टा करें, यानी कि आप पहले उसमें जो है चावल डाल दें, चूल्हे पे चढ़ा दें गर्म होने के लिए और फिर बाद में उसमें पानी डालें, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक प्रॉब्लम है जिसका सलूशन भी आपको पता है। तो जब तक आपको किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं पता होगा तब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, ठीक है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसकी आपको समझ आ जाए कि आखिर में मसला क्या है। देखिए, मसले को ढूंढना और जो है ये भी एक बहुत बड़ा काम है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, तो हम कैसे उसका सलूशन निकालेंगे, कैसे उसका हल निकालेंगे। तो इसके लिए जो है प्रॉब्लम को समझना, उसको हल करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी है। तो इसमें ये पॉइंट आ जाता है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में। उसके बाद नेक्स्ट हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अच्छा, अब किसी भी मसले को हल करने के लिए, ठीक है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किन हालात में और किन वजूहात की बिना पर वो मसला खड़ा हुआ है। जब तक हमें इस बात की समझ नहीं आएगी हम उस मसले को हल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक कमरे में 16 चेयर्स पड़ी हैं और स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 20 है। तो हमें यहाँ पे हम इस मसले को जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, रूम में जगह तो है, स्पेस तो है, लेकिन स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 20 है और चेयर्स 16 पड़ी हैं। तो यहाँ पे बड़ी ही ईजीली प्रॉब्लम का पता लगाया जा सकता है कि हमें 4 मज़ीद चेयर्स की ज़रूरत है रूम के अंदर। तो इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को ये पता लगाना कि क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, तो उन हालात का जब हमें पता चलेगा जिस सिचुएशन या हालात की वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो उनके हल करने के लिए जो सलूशन हम निकालेंगे, ठीक है, वो सलूशन बड़ी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद यूज़ केसेस, यानी कि जब हम अंदाज़ों से किसी भी मसले का हल निकालने की कोशिश करें, ठीक है, अंदाज़े हमारे पुराने तजर्बात की बिना पर भी हो सकते हैं, यानी कि कोई पुराना तजर्बा हमने किया हो, जो है अब गुज़रे हुए वक्त में, माजी में हमने किसी तजर्बे से किसी मसले का हल निकाला हो, तो उस जो है मसले के हल को लेकर भी हम आने वाले वक्त में, जो अभी जो इस वक्त में मसला हमारे पास मौजूद है, ठीक है, उसका हल हम हल अच्छे तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
बार ड्रॉ अ पिक्चर, यानी कि अगर आपकी प्रॉब्लम जो है अगर आप उसको तस्वीर के ज़रिए उसके हल को निकालें तो भी बेहतर है, ठीक है। जो है पिक्चर के ज़रिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं, और वो मसले का हल बल्कि शॉर्ट भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, और काफ़ी वो कम स्टेप्स में मसले का हल हमारे पास आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में आ जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितना अच्छा मसला हल होगा आपका, ठीक है, जितना मसला आपको अच्छे तरीके से जो है जब आपको समझ आएगा तो ही हल होगा ना, तो जितना अच्छे तरीके से आप किसी भी मसले को समझेंगे उतना ही अच्छे तरीके से उसका सलूशन निकल के आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। बहरहाल आगे आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, कैन यू सॉल्व दिस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पजल में देखो कि हमारे पास 3 घोड़े हैं, ठीक है, और इक्वल टू 30 लिखा हुआ है आंसर। इसका मतलब क्या है कि एक घोड़े की वैल्यू 10 के बराबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन तीनों को जब जमा करेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा। नीचे अब जो है दूसरी एग्जाम्पल में एक घोड़ा दिया हुआ है, उसके साथ +2 हॉर्स शूज़ और +2 हॉर्स शूज़। घोड़े की वैल्यू तो 10 है, ये हमें पता चल गया ऊपर की एग्जाम्पल से। अब एक हॉर्स जो दिए, जो 2 हॉर्स शू दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू क्या है? पहले की वैल्यू 4 होगी और दूसरे की भी 4, क्योंकि आंसर में 18 लिखा हुआ है। फिर नीचे आ जाएं तो हमारे पास ये भी हॉर्स शू दिया हुआ है। इस हॉर्स शू के आगे लिखा हुआ है -2 सॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया है कि हॉर्स शू की वैल्यू तो 4 है, लेकिन -2 सॉक्स का मतलब ये है कि एक सॉक्स की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है, तभी तो आंसर 2 आया हुआ है। अब नीचे आप आ जाओ, नीचे वाले इक्वेशन में सबसे पहले जो सॉक्स है इसकी वैल्यू 1 होगी, हॉर्स की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, और यहाँ पे जो हॉर्स शू है इसकी वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 2 हॉर्स शू की वैल्यू हो गई ना, कह लें आपके 2 के बराबर है, ठीक है, 4 के बराबर है, सॉरी। तो उसमें से जब हम एक लेंगे, आई थिंक ये मैग्नेट है, या हॉर्स शू मैं बोल रही हूँ, इसको मैग्नेट भी हो सकता है ये, ठीक है। बहरहाल वैल्यू इसकी 2 है। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 10 + 1 + 3 13 होगा। तो आपके हिसाब से क्या आंसर है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। फिर यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन है कि अगर मुझे जो है 1 मिनट दिया जाता किसी भी प्लैनेट को बचाने के लिए, ठीक है, तो मैं उसमें से 59 सेकंड ये समझने में लगाता कि असल में प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को हर अंदाज से, हर तरीके से, हर सिचुएशन, हर जो है वो सर्कमस्टांसिस के लिहाज से जब उसको समझ लिया जाएगा तो उसका सलूशन निकालना आसान हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम है कि हमें भूख लगी है तो हम उसके लिए पानी नहीं पिएंगे, बल्कि हम उसके लिए खाना तैयार करेंगे, चाहे वो कोई भी खाना हो, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन ढूंढना, उसी का ख़ास तौर पे उसी का सलूशन ढूंढना सबसे अहम चीज़ है, और उसके लिए प्रॉब्लम का समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इस पेज के ऊपर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के जो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं साथ साथ आपको बोर्ड के लिहाज से भी क्या ज़रूरी है, रावलपिंडी बोर्ड के लिहाज से और हिसाब से क्या ज़रूरी है, साथ साथ बताती जाऊंगी। आपने उसको नोट डाउन करते जाना है और उस टॉपिक को आपने उसी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। जो हमारी बुक होती हैं रावलपिंडी बोर्ड की, जो हम पढ़ते हैं, इसके आखिर में एक्सरसाइज दी होती है। एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप एक्सरसाइज पर रिलाई करें, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट कोर्स है, बहुत ही छोटा कोर्स है, इसको कवर करना इंतहाई आसान है। मैं हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपको चैप्टर ही पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो, कोई शॉर्टकट्स के रास्ते में आप इसमें मत जाएं, क्योंकि कोर्स ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, ठीक है। तो जितनी आपको नॉलेज होगी उतना आपके लिए अच्छा है। हम एंड पे एक्सरसाइज को भी एक्सप्लेन करेंगे, उससे भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे, उसको भी अच्छे खासे जो है वो अंदाज में एलेबोरेट करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको चैप्टर भी जब पढ़ाऊँ तो इसके साथ साथ आपको बताती जाऊँ कि बोर्ड के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। यहाँ पे अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। मतलब किसी प्रॉब्लम को समझना क्यों ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन। ये हम अभी पीछे ये टॉपिक पढ़ के आए हैं कि किसी भी मसले को हल करने के लिए उसका समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आर रिडल और पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर
क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी भी मसले को हल करने के लिए, ठीक है, हमें उस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपसे कोई पहेली पूछी जाए तो आप पहले मुकम्मल तौर पे गौर करते हैं कि इस पहेली के अंदर क्या पूछा जा रहा है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जब हमें पहेली की समझ आ जाएगी तो हम ईज़िली उसके आंसर तक, उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉब्लम, एनालिसिस और सॉल्यूशन, ये तीन हमारे पास लाइट्स दी हुई हैं हमें। जैसे ट्रैफिक की लाइट्स होती हैं, प्रॉब्लम रेड लाइन यानी कि प्रॉब्लम है, ख़तरा है, इसका हमने हल निकालना है। एनालिसिस यानी कि उसी प्रॉब्लम को हमने बड़े अच्छे तरीके से समझना है, और फिर उसके बाद ही हमारे पास ग्रीन लाइट यानी कि उसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब हमने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना। अब ये जो ब्लू पट्टी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, कि जिन जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं आपने उन बच्चों की लिस्ट बनानी है, ताकि हमारी हेल्प हो सके कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें आप देख लें हमारे पास नीचे 3 बुलेट्स दी हुई हैं, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो स्टूडेंट्स, इन 5 डब्ल्यूज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, ठीक है। इसका जो है क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट आर 5 डब्ल्यूज़, ठीक है। और ये बोर्ड में क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज़ में या फिर अक्सर जो है क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए कि 5 डब्ल्यूज़ ये हैं। पहला डब्ल्यू का क्या काम किया जा रहा है, यानी कि व्हाट। दूसरा डब्ल्यू स्टूडेंट्स, किस पर किया जा रहा है। तीसरा जो हमारे पास डब्ल्यू है, वाई, कि क्यों किया जा रहा है। चौथा डब्ल्यू, व्हेन, और कितने अरसे में ये काम कंप्लीट होगा। और पांचवा डब्ल्यू यानी कि वेयर, के काम जो है वो कहाँ किया जा रहा है, किस पर किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, आपने किसी भी मसले को हल करने के लिए इन 5 डब्ल्यूज़ का रेफरेंस और इन 5 डब्ल्यूज़ के बारे में बड़े अच्छे तरीके से इनको याद रखना है, बोर्ड के हिसाब से भी और आपके सिलेबस के हिसाब से भी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो है नेक्स्ट इस चैप्टर को कवर करते हुए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। अल्लाह हाफिज़।